हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का टॉपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में आज हम करने वाले हैं मैथ्स पीवाईक्यू, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यानी कि DSSB 2024 के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे, क्योंकि इसमें हम जो है 2023 में मैथ्स के कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे वो देखेंगे, उन्हें सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है, ताकि आपको एग्जाम में हेल्प मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, कॉपी पेन लेके बैठिए और खुद से सॉल्व करके देखिए इन्हें, और अगर नहीं आता है तो फिर सॉल्यूशन यहाँ से देख ही सकते हैं। ओके, चलिए देखिए, विलेन ए में अमल और जल का अनुपात 2:3 है और विलेन बी में अमल और जल का अनुपात 8:7 है। ए के 4 लीटर को बी के 7 लीटर में मिलाया जाता है और इसमें 1 लीटर अमल भी मिलाया जाता है। परिणामी विलेन में अमल का प्रतिशत ज्ञात करना है। ठीक है, ओके, मिक्सचर और एलिगेशन से ये क्वेश्चन है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखिए कैसे सॉल्व होता है, देखते हैं। देखिए, सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे क्या है, एसिड और वाटर की बात हो रही है, अमल और जल की बात हो रही है। ठीक है, और 2 विलेन है इसमें, एक विलेन ए है और दूसरा विलेन बी है। ए है और बी है, और ए और बी की बात हो रही है। ठीक है, फिर इसने कहा, यहाँ पे आप देखेंगे तो ए के 4 लीटर, यानी कि ए में टोटल कितना है, 4 लीटर है, और बी में कितना है, 7 लीटर है। इस 4 लीटर में फिर किसका रेशो दिया है, एसिड और वाटर का रेशो दिया है। इसी तरीके से बी में एसिड और वाटर का रेशो दिया है। ठीक है, ए में जो एसिड और वाटर का रेशो है वो कितना है, 2:3 है, और बी में अगर हम देखें तो ये कितना है, 8:7 है। टोटल इतना है, 4 लीटर और 7 लीटर। तो अब हम क्या करेंगे, यहां से एसिड और वाटर को जो है अलग अलग करके जो है लिखेंगे। तो देखिए इसने क्या कहा है, ए के 4 लीटर को बी के 7 लीटर में मिलाया जाता है, ये बोला है इसने, यानी कि 4 और 7 को मिक्स करके। सबसे पहले तो ए में जो 4 लीटर है इसमें हम एसिड निकाल लेते हैं पहले। ठीक है, एसिड निकाल लेते हैं। तो कैसे निकलेगा, देखिए यहाँ पे 5 है टोटल। ठीक है, 5 में 2 हिस्सा किसका है, एसिड का है, और टोटल कितना है, 4 है। तो इसको ऐसे लिखेंगे हम, इसको वेट ऐसे 2/5 इंटू 4, वेट 2/5 इंटू 4। ओके, फिर देखिए प्लस, इसमें क्या मिलाया जा रहा है, बी के 7 लीटर में ये मिलाया जाता है। बी के 7 लीटर में, बी के 7 लीटर में अगर मैं देखूंगी तो बी में एसिड कितना है, ये देखिए बी 7 हो गया। पहले हम एसिड को अलग कर रहे हैं और वाटर को अलग करेंगे। तो ये अभी यहाँ पे एसिड का चल रहा है, ये जो सारा काम है ना, ये एसिड के लिए चल रहा है। एसिड इसमें कितना था, 2 था, और टोटल कितना था, 5 था, ये मैंने नीचे रखा है। इनटू में, वैसे अगर हम टोटल देखें, ए में कितना था, 4 लीटर था, तो 4 हो गया है। ठीक है, क्योंकि दोनों को, ए और बी को साथ मिलाया जा रहा है। फिर ये देखिए, यहाँ पे अगर मैं देखूं तो एसिड कितना है, एसिड की वैल्यू कितनी है, 8 है, 8 है, और टोटल कितना है, 8 और 7 15 है ना, तो 15 को हम नीचे रखेंगे। इनटू बी में कितना था, 7 था, ये हो जाएगा। ठीक है, ये सारा हमने एसिड का निकाल लिया। सेम इसी तरीके प्रोसेस से जो है हम वाटर का निकालेंगे। किस तरीके से, यहाँ पे अब वाटर देखिए, वाटर कितना बचा, 3, और टोटल कितना है, 5। ठीक है, इनटू 4 लीटर में प्लस, और ये हो जाएगा यहाँ पे वाटर कितना है, 7/15 इंटू में 7, बी में कितना था, 7 था। अब एक और चीज़ आपको नोट करनी है, जब ए और बी को मिलाया गया है तो इसमें 1 लीटर अमल भी मिलाया जाता है। तो पहले वाले एसिड में हम क्या कर देंगे, 1 को जो है ऐड कर देंगे। ठीक है, 1 को क्या कर दिया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा। देन इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो ये 15 जो है, यहाँ से इसका एलसीएम आएगा, 5 3 15, 5 3 जा 15 होते ना, तो 3 2 जा 6 इंटू 4 प्लस 15 1 जा 15, तो ये हो जाएगा 8, और 8 7 56 आ जाएगा, सॉरी 56 आ जाएगा, और प्लस में 15 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको सॉल्व करेंगे, 15 आएगा यहाँ पे, 5 3 15, तो 3 3 9 हो जाएगा, और 9 चौक 36, 4 भी तो है ना, तो 4 को भी साथ में कर लो, और ये हो जाएगा 49। फिर इन दोनों को ऐड करेंगे तो 24 56 और 15। ठीक है, और ये 15, और रेशो में चल रही है सारी चीज़ें, याद रखना आपको, 9 चौक 36 और 49, ये 15 प्लस आएगा यहाँ पे, सॉरी 15 से 15 ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो रेशो बनेगा वो बनेगा 95, और 36 और 49 को जब हम ऐड करेंगे तो ये रहेगा 85। ठीक है, रेशो यहाँ पे बनेगा 19 और 17 का,
ठीक है, 19 मतलब एसिड और 17 मतलब वाटर। टोटल जो परिणाम हुआ ना, ये बोला जो इसने, परिणामी विलयन में अम्ल का प्रतिशत, ठीक है, तो 19 और 17 आ जाएगा। अब परिणामी विलयन ये आ गया है 19 और 17, इसमें प्रतिशत निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? एसिड का निकालना है तो एसिड वाले को ऊपर रखिए, इन दोनों को टोटल जमा करके कितना आएगा, 9 7 16 36 और इनटू में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको कट करेंगे तो यहाँ पे कितना जाएगा, 4 निम 36 और ये 25 और 19 को करेंगे तो 475 आएगा, और 475 को 9 से करेंगे तो हमारा जो आंसर निकलेगा वो निकलेगा 52.8। ठीक है, 52.7778 कुछ समथिंग इस तरीके से आएगा। तो आंसर इसका 52.8 जो है राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, वापस से समझते हैं एक बार, अगर नहीं समझ आया तो चलिए 1 मिनट, देखो कैसे करेंगे। एसिड और वाटर का रेशो लेके चलिए। ठीक है, एसिड और वाटर का पहले वाले में अगर मैं देखूं तो पहले वाले में ए और बी की बात हो रही है, तो विलन ए में 4 लीटर है और विलन बी में 7 लीटर है। ठीक है, ये ठीक है। फिर इसमें एसिड और वाटर का रेशो है, तो विलन ए में अम्ल कितना है, 2 है। ठीक है, तो 2 को मैंने रखा ऊपर। ठीक है, टोटल कितना हो गया, 3 और 2 5, एसिड और वाटर मिलके 5। ठीक है, सिर्फ एसिड निकाल रही हूँ मैं इसमें से, सेम इसमें कीजिए, इसमें वाटर निकालना है तो 3 × 5 ये हो जाएगा 2/5 3/5, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब पहला वाला जो था, ए के 4 लीटर को बी के 7 लीटर में मिलाया जाता है। ठीक है, तो ए का हमने निकाला है ना, सॉरी ए में से हम निकाल रहे हैं, तो 3 और 2 5 ये तो निकल गया। इनटू में क्या आ जाएगा, टोटल कितना था, 4 लीटर था, तो ये 4 लीटर था। फिर हम बात करेंगे बी की, तो बी में अगर हम जाते हैं तो कितना है एसिड का, एसिड का है 8 और टोटल हो गया 15। इनटू में वैसे अगर मैं देखूँ तो कितना था, 7 था, तो यहाँ पे आ जाएगा 7, यहाँ पे क्या आ जाएगा 7। सेम इसमें आपको करना है 7/15 इनटू में 7। अब इसमें एक और चीज़ कही गई कि जब मिलाया जाता है तो इसमें 1 लीटर अम्ल भी मिलाया जाता है, तो एसिड में ही तो अम्ल मिलाएंगे ना, तो +1 जो है यहाँ पे एक ऐड हो जाएगा, ये अलग चीज़ बन जाएगी और ये अलग बन जाएगा। इसको थोड़ा सा साफ करके ओके, अब देखिए इसको मैंने बिल्कुल क्लियर लिखा है। ये एसिड वाली चीज़ें मैंने इसमें रखी हैं और एक तरफ मैंने जो है वाटर वाली रखी हैं। ठीक है, ये एसिड का हो गया और ये वाटर का हो गया है। ठीक, तो इस तरीके से आपको करना है। देन इसको आप सॉल्व करेंगे तो वही आपको जो मैंने बताया सॉल्व करके कितना आएगा, 95 और 85 का रेशो आएगा। मीन्स जो परिणामी जो निकलेगा परिणाम, जो टोटल विलन आएगा उसमें एसिड और वाटर का रेशो जो है ये रहने वाला है। फिर ये चीज़ परसेंट में पूछी है तो इसको कट करके लिख दीजिए, ये 19 हो जाएगा और ये 17 हो जाएगा। 19 और 17 का जो है इसमें रेशो रहने वाला है। फिर इसमें एसिड की संख्या पूछे तो एसिड वाले को ऊपर रखेंगे, दोनों का एडिशन जो है हम नीचे रखेंगे और गुना 100 जो है हम कर देंगे। तो इस तरीके से जो है ये क्वेश्चन निकलेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अरुण का मासिक व्यय 39,960 है, जो उसकी मासिक आय से 16% कम है। यदि उसकी मासिक आय में 24% की वृद्धि होती है और मासिक बचत में 20% की वृद्धि होती है, तो उसका नया मासिक व्यय आरंभिक मासिक व्यय से कितना अधिक होगा। ओके, एक चीज़ हमेशा याद रखिए, जब भी हम परसेंटेज वाले क्वेश्चन करते हैं तो ये जो आय आती, देखिए आय सबसे पहले तो देखिए आय क्या होती है, आय होती है व्यय और प्लस बचत। ठीक है, इससे जो है हमारी आय बनती है। तो आय को हमेशा क्या मान के चलिए, 100% मान के चलिए। ठीक है, इसको क्या मान के चलेंगे हम, 100% मान के चलेंगे। ठीक है, अगर मैं ये कहूँ कि जो आय थी अरुण की वो 100% थी। ठीक है, जिसमें से जो कि उसकी मासिक आय से क्या है, देखिए ये क्या कहा है इसने, व्यय जो है इतना है जो मासिक आय से 16% कम है। 16% का मतलब क्या है, 100 में से अगर मैं 16 माइनस कर देती हूँ तो क्या हो जाएगा, 84%। मीन्स जो ये व्यय दिया गया है वो 84% ये हो जाएगा और 16% जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ से क्या कह सकती हूँ, देखिए आय मैंने क्या बताया है, व्यय प्लस बचत बताया है। ठीक है, तो व्यय कितना हो गया यहाँ से, 16% कम का मतलब क्या है, व्यय कितना आ जाएगा, 84%। 84% व्यय है तो बचत कितनी हो जाएगी, 16% हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 16% हो जाएगी। फिर आगे कह रहा है यदि उसकी मासिक आय में, ये आय थी, अगर इसकी मासिक आय में अगर 24% की वृद्धि, 100 में अगर मैं 24% की वृद्धि करूंगी तो कितना हो जाएगा, 124% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 124।
और मासिक बचत में 20% की वृद्धि हो रही है। अब 20% की क्या हो रही है बचत में वृद्धि, यानी कि हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा 16 का 20%। डायरेक्ट हमें 20 इसमें ऐड नहीं कर देना, जैसे हमने 100 में 24 को ऐड किया है, क्योंकि 100 का अगर हम 24% निकालते हैं तो वो 24 आता है, और 100 में फिर 24 को करेंगे तो 124 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम 16 का क्या निकालेंगे 20% निकालेंगे। पहले कितना निकलता है, 2 पंजे 10, 16/5, 16/5 मतलब 3.5 समथिंग, 5 और 1 मिनट, 5 × 15 और 5 दूनी 10, ओके 3.2 आएगा। तो कितना हो जाएगा 16 में 3.2 को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 19.2% हो जाएगी बढ़ने के बाद बचत। ठीक है, तो अब मुझे यहाँ से व्यय मिल जाएगी। ठीक है, अगर मैं 124 में से 19.2 को माइनस कर देती हूँ तो कितना आएगा 8, और ये रहेगा 13 में से 9 जाएंगे 4, 104। तो हमारा व्यय कितना आ गया 104.8% आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसने क्या पूछा है, देखिए पूछा क्या है, तो उसका नया मासिक व्यय, नया मासिक व्यय कौन सा है, अब यहाँ पे नया मासिक व्यय है ये आरंभिक मासिक व्यय कौन सा है 84%। उससे कितना अधिक होगा, कितना अधिक कम, जब भी पूछेंगे तो क्या करेंगे पहले माइनस करेंगे। ठीक है, तो 104.8 में से मैं अगर 84 को माइनस कर देती हूं तो कितना आएगा 20.8 आएगा, 20.8 हाँ 20.8 आएगा। ठीक है, 20.8 आ गया। ठीक है, दोनों का करके हमने माइनस। अब इसने क्या पूछा है कि जो नया मासिक व्यय है वो आरंभिक मासिक व्यय से कितना, इससे कितना। ठीक है, तो आरंभिक मासिक व्यय से जिसके साथ लगा होगा उस वाली चीज को हम नीचे की तरफ रखेंगे। ठीक है, तो अब आरंभिक मासिक व्यय के साथ से लगा है तो हम जो आरंभिक मासिक व्यय वाली वैल्यू है उसको रखेंगे नीचे और गुना में कर देंगे 100। ठीक है, इस पॉइंट को हटाने के लिए, ठीक, तो मैं क्या करूंगी 10 को नीचे ले आऊंगी। इस पॉइंट को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को हटाने के लिए 10 मैंने नीचे लगा दिया। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, और फिर कट कर लीजिए इसको, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, इस तरीके से करते जाइए, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2 0, 2 चौक 8। ठीक है, ये हो जाएगा 5 चौक 20 और 5। ओके, एक चीज़ हमने नहीं की शायद, वेट ओके, एक चीज़ और ऐड करनी थी ना इसमें। देखिए अगर हम ऑप्शन में देखेंगे तो रुपए में आंसर है। अगर मैं इस तरीके से निकालूंगी तो मेरा परसेंटेज में जाएगा, क्योंकि सारी चीज़ें परसेंटेज में चल रही हैं। ठीक है, लेकिन हमको तो रुपए में चाहिए, रुपए में चाहिए। तो 39,960 जो कि व्यय की मासिक व्यय था ऋण का, उसको भी जो है हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे मल्टीप्लाई में करना पड़ेगा। तो 39,960 जो है यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो 520 हो जाएगा ये, और इसको कट कर लीजिए आगे। जैसे यहाँ पे ये कट हो जाएगा 3 से 3 सती 21, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 दूनी 6 और 0, ये कट रहा है यहाँ पे। ठीक, ओके सॉरी जब हमें परसेंट में आंसर निकालना ही नहीं है तो हमें 100 लगाने की इसमें ज़रूरत ही नहीं थी। ठीक है, ये गड़बड़ हो गई यहाँ पे। देखिए वापस से देखते हैं, हमें ये बताना था सबसे पहले तो इनका हमें क्या लेना है, डिफरेंस लेना है दोनों का। तो दोनों का डिफरेंस जो रहेगा वो 20.8 रहेगा। तो मैं क्या करूँगी, उस पॉइंट को हटाने के लिए सीधा 10 जो है नीचे लगा देती हूँ, और नीचे जहाँ से लगाना है, मतलब कहाँ से बताना, आरंभिक मासिक व्यय से, तो हम 84 को भी क्या रखूँगी नीचे रखूँगी। ठीक है, और टोटल जो रुपये है उसकी मासिक व्यय कितनी है 39,960 है, तो उसको मल्टीप्लाई में रखेंगे। ठीक, तो इस 0 से ये 0 जो है कैंसिल हो जाएगी, 2 एकम 2 0 और 2 चौक 8, फिर ये रहेगा 2 चौक 8 और 2 दूनी 4, फिर 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4, ये हो जाएगा। फिर 3 से कटेगा, 3 सत्ते 21, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6। ठीक है, 1332/7 जो है इस तरीके से आ जाएगा ये। ठीक, फिर इसको सॉल्व करेंगे। वेट, इसको सॉल्व करेंगे हम। एक क्वेश्चन ने पूरा दिमाग दही कर दिया। ओके, 39,960 नहीं 36,960 था ये,
और इसी वजह से जो है गड़बड़ हो रही थी कि ये कट ही नहीं रहा है। ओके, 3 सत्ते 21, ये ठीक रहे। 3 एकम 3, दूनी 6, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6। ठीक, अब जो है ये बिल्कुल सही है। तो हम 1232 को जो है क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेते हैं किससे, 5 से। तो ये रहेगा 6160 और डिवाइडेड बाय 7। ओके, तो ये रहेगा। और इसको जब हम पूरे को कट करेंगे तो हमारा आंसर रहेगा 9152। इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा आप। जैसे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 2 एकम 2, 0, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 दूनी 4। ठीक है, फिर अगर मैं 36 96 को 42 से करेंगे डायरेक्ट, तो ये हो जाएगा 88। और 104 को करेंगे 88 से, तो मल्टीप्लाई 9152 जो है इसका करेक्ट आंसर निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 39 की वजह से जो है गड़बड़ हो रही थी, बट ये ऐसे रहेगा सही। तो राइट आंसर 9152 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ए किसी कार्य को 24 दिनों में कर सकता है, बी ए से 20% कम कार्य कुशल है, ए और बी दोनों मिलकर 4 दिनों तक। देखिए टाइम एंड वर्क जब भी आए स्टेप वाइज करते जाइए। ठीक है, देखिए सबसे पहले कहा ए किसी काम को 24 दिन में, यानी कि ए जो है टोटल काम को 24 दिनों में कर सकता है। बी ए से 20% कम कार्यकुशल है। अगर मैं कहूँ ए की जो एफिशिएंसी है, कार्यकुशल की जब बात आएगी तो एफिशिएंसी की बात हो रही है। एफिशिएंसी मतलब कि ए एक दिन में इतना काम कर रहा है तो बी उससे 20% कम कर रहा है। अगर मैं कहूँ ए एक दिन में 100 काम कर रहा है तो ए जो है बी जो है वो 20% कम काम कर रहा है, यानी कि 80 काम कर रहा है। क्या कर रहा है, 80 काम कर रहा है। इसका मतलब ये है। ठीक है, 100 का 20% कम कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो इसको हम रेशो से निकाल लेंगे। ये हो जाएगा 2 पंजे 10 और 2 चौक 8। इसका मतलब मैं क्या कह सकती हूँ कि ए का जो एक दिन का काम है वो कितना है, एक दिन में वो 5 काम कर रहा है, और बी एक दिन में जो है वो कितना कर रहा है, 4 काम कर रहा है। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो ए जो है सारा काम कितने दिन में कर रहा है, 24 दिन में कर रहा है। तो मैं यहाँ से ये कह सकती हूँ कि जो टोटल वर्क अगर कभी इस तरीके से निकालना हो तो क्या आएगा, टोटल वर्क इक्वल टू टोटल डेज इनटू एफिशिएंसी। तो ए का जो टोटल वर्क हम निकाल सकते हैं यहाँ से, ए का क्या, वो टोटल वर्क ही निकल जाएगा। टोटल वर्क कितना आ जाएगा, देखिए टोटल डेज कितने लगे हैं, ए को 24 लगे हैं, और एफिशिएंसी कितनी है, ए की 5 है। तो यहाँ से टोटल वर्क जो निकलेगा वैल्यू वो 120 आ जाएगी। मीन्स बी को भी वो यही काम कर रहा है 120, और ए ने 120 काम किया है कितने दिन में, 24 दिन में, और एक दिन में कितना, 5। ठीक है, फिर आगे देखिए बी और सी। ओके, पहले इससे पहले ये है ए और बी दोनों मिलकर 4 दिनों तक कार्य करते हैं। ए और बी दोनों मिलकर, तो ए और बी दोनों मिलकर 4 दिनों तक कार्य कर रहे हैं। तो देखिए एक दिन का काम कितना हो जाएगा, दोनों की एफिशिएंसी को अगर मैं यहाँ पे ऐड कर देती हूँ तो कितना काम कर लेंगे ये दोनों, एक दिन में 9 काम कर लेंगी। ठीक है, तो 9 काम करेंगी, और 4 दिन में कितना हो जाएगा, 9 गुना 4 36 काम हो जाएगा। ठीक है, मीन्स 36 काम जो है वो 4 दिन में ए और बी ने निपटा दिया है, मतलब निपट गया उनका 36 काम। तो बचा कितना, 120 टोटल था। तो 120 में से मैं क्या करूंगी, 36 को अगर माइनस कर देती हूँ तो रिमेनिंग वर्क मेरे पास कितना आ जाएगा, 84 जो है मेरे पास रिमेनिंग वर्क आ जाएगा। फिर आगे इसने कहा बी और सी एक साथ मिलकर कार्य करते हुए शेष कार्य कौन सा, 84 कार्य को 14 दिनों में पूरा करते हैं। देखिए अब मुझे बी की एफिशिएंसी तो पता है लेकिन सी की एफिशिएंसी तो नहीं पता ना। तो मैं ऐसे लिखती हूँ कि बी और सी जो है मिलकर 84 को कितने दिन में कर रहे हैं, 14 दिन में कर रहे हैं। तो एक दिन का निकल जाएगा इनका कि बी और सी मिलकर एक दिन में कितना कर रहे हैं, 6 काम कर रहे हैं। 6 काम कर रहे हैं तो बी की एफिशिएंसी एक दिन की मुझे पता है 4 है, तो सी की कितनी आ जाएगी, सी की एफिशिएंसी आ जाएगी 6 - 4 2। ठीक है, तो अब तीनों की एफिशिएंसी मेरे पास है। अब अगला क्या कह रहा है, ये ए बी और सी एक साथ मिलकर मूल कार्य के 11 बटे, मूल कार्य कौन सा है, 120, यानी कि 120 के 11/12 भाग को पूरा करने में, पहले तो 11/12 भाग निकालेंगे कि कितना निकलेगा। तो कितना आएगा, 110 काम करना है किसको, ए और बी और सी तीनों को मिलकर। तो तीनों की एफिशिएंसी को ऐड कीजिए और डिवाइड कर दीजिए। 110 काम करना है और तीनों की एफिशिएंसी कितनी है, 5 और 4 9, और सी की कितनी थी, 11। तो 11 से मैंने इसे डिवाइड किया, 11 एकम 11 और 0। 10 दिन में जो है क्या होगा, तीनों मिलकर 11/12 भाग को पूरा कर सकते हैं, तो 10 दिन आ जाएगा। ठीक है, तो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन जब भी आता है क्या करना है आपको, स्टेप वाइज जो है करते जाना है उसमें जो जो बोला गया है। ठीक, तो देख लीजिएगा इसको दोबारा से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु का अंकित मूल्य दे दिया है। अंकित मूल्य होता है मार्क्ड प्राइस, ठीक है, जो पैकेट वगैरह पे लगा होता है ना मार्क्ड प्राइस, वो ठीक है, वो अंकित मूल्य होता है। चलिए अब कह रहा है उस पर जो है 20%, 10% और X% की 3 क्रमिक छूट दी जाती हैं, उसके बाद इसे 330.48 में बेचा जाता है। बेचा मतलब सेलिंग प्राइस SP आ जाएगा। यदि वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 2x% की एकल छूट देगा, ठीक है, अब आ गया उसके अंकित मूल्य पर कितनी की छूट, 2x% की, यानी कि ये जो x% यहाँ पे छूट दी गई ये हमें पता होनी चाहिए, तभी हम आगे जा सकते हैं। ठीक है, तो इसको भी स्टेप वाइज लेके चलते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। देखिए वेट, ओके, देखिए अंकित मूल्य कितना है 540%। पहली छूट कितनी दी गई 20%। इस 540 को छोड़िए, अभी पहले छूट पे ही काम करते हैं हम। देखिए उस पर क्या क्या छूट दी गई है वो देखिए, 20%। 20% का मतलब क्या होता है, 20/100 मीन्स 20 एकम 20, 20 पंजा 100, 1/5 बोल सकते हैं आप इसको। 10% का मतलब क्या होता है 10/100 यानी कि 1/10, ठीक है, और X%, ये 3 छूट दी गई है। ओके, अब इस छूट देने का मतलब क्या है कि जो उसका मार्क्ड प्राइस है वो तो है 5, ठीक है, और उस पर एक छूट दे दी गई तो उसको कितने में बेचा, 4 में बेचा। ठीक है, 1/10 में देखिए क्या है कि उसका जो मार्क्ड प्राइस है वो तो है 10 और उसको बेचा कितने में, 1 कम यानी कि 9 में। ठीक है, तो इस तरीके से जो है इनको रखना होता है। तो अब रखते जाते इसको, देखिए 540 उसका टोटल मार्क प्राइस था, ये आ गया इनटू मल्टीप्लाई, पहली छूट दी गई, पहली छूट में क्या था मेरे पास वैल्यू 1/5। 1/5 मैंने बताया, 5 को तो हम एज इट इज रखेंगे, ठीक है, 5 को एज इट इज रखेंगे, 5 में से क्या कर दिया, 1 कम छूट दे दी, तो ये क्या हो जाएगी वैल्यू 4/5 हो जाएगी। सेम अगली छूट थी क्या 1/10, ठीक है, 1/10 मीन्स 10 की कोई चीज थी और वो कितने में बेची जा रही है, 9 में, छूट देने के बाद। X% का हमें नहीं पता है तो हम डायरेक्ट क्या लिख देंगे, X/100। क्या लिख देंगे, X/100। देन इसको क्या करना है आपको, सॉल्व करना है। ओके, X/100 नहीं, अगर ये X/100 है तो ये ऊपर क्या हो जाएगा 100, वेट क्या आ जाएगा 100 माइनस X और बाय में 100, ठीक है, ये रहेगा ना। ठीक, तो अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको कट कर लीजिए जो जो कट हो रहा है यहाँ पे, और इक्वल टू में क्या आ जाएगा, इक्वल टू में आ जाएगी ये वाली वैल्यू 330.48 है, तो हम क्या करेंगे 48/100 जो है इसको पुट कर देंगे। ठीक है, इसको इस तरीके से पुट करना है। ओके, चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इस 100 से ये 100 कैंसिल, इस 100 से ये 100 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ओके, देन इस 0 से ये 0 चली जाएगी। इस 100 माइनस एक्स को हम क्या रखते हैं, अब इधर ही रखते हैं। इस 100 माइनस एक्स को क्या करेंगे, हम यहीं पे रखेंगे और बाकी जो वैल्यूज़ हैं ये उधर भेज देंगे। 33048, अब जो ऊपर था वो नीचे आ जाएगा और जो नीचे की तरफ है वो ऊपर चला जाएगा, तो इनटू में क्या चला जाएगा, यहाँ पे 5 चला जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा 54 इनटू में 9 इनटू में 4। ठीक है, एंड देन अब इसको क्या करेंगे, कट करेंगे। ठीक है, इनको क्या करेंगे, कट किया जाएगा। तो कट सबसे पहले देखिए क्या हो सकता है, 33048 को डायरेक्ट कट कर लीजिए, 9 से कर लेते हैं तो ये बनेगा 3 है ना, 9 3 27 और 6 आएगा, 9 6 54, 6 बनेगा, 9 7 63 और 9 दूनी 18, कट जाएगा ये। ठीक है, 4 से 4 निम 36 रहेगा, 4 एकम 4, 1 मिनट, 4 निम 36 और 4 एकम 4, 4 8 32, कट जाएगा ये भी। ठीक है, और अब 54 से अगर मैं करूँ इसको डायरेक्ट, से 17 पे कट हो जाएगा ये, 7 चौक 28, 17, तो ऊपर यहाँ पे आएगा 17 इंटू 5। ठीक है, और ये रहेगा 100 माइनस एक्स, 17 पंजे कितना होता है 85 आ जाएगा। ठीक है, और x इक्वल टू 100 माइनस एक्स, ये है ही। ठीक, तो यहाँ से वैल्यू सॉल्व होकर क्या आ जाएगी, 100 माइनस 85
17 सॉरी क्या कहते हैं 15 आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 आ जाएगी। अब ये क्या कह रहा है, यदि वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 2x%, 2x% का मतलब क्या है, x की वैल्यू 15 है तो कितनी छूट दी जा रही है 2x%, यानी कि 2 × 15 30% की छूट किस पे, अंकित मूल्य पे। तो अंकित मूल्य कितना था 540 था, 540 था, तो ये हो जाएगा 540 30%, इतनी छूट जो है उसको दी गई है। तो ये रहेगा, ओके एक मिनट 30% की छूट दी गई है, इसको डायरेक्ट नहीं लिखना है, उसी तरीके से लिखना है जैसे वो लिखा था। देखो 30% की छूट दी गई है ना, एकल छूट जो हमने 2x% से निकाली है। तो 30% क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 3/10, 540 पे 3/10। अब देखिए छूट है, ये क्या है, छूट है इतने परसेंट की, तो 10 को तो हम एज इट इज रखेंगे और 3 की क्या दी गई है, छूट, तो मतलब 7 हो जाएगा, 7/10। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 7 चौक 28, 2 7 पंजे 35, 36 और 37, 378 जो है इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, देखिए मैथ के क्वेश्चन ये प्रैक्टिस से आएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि कितना टाइम कंज्यूमिंग है। ऑब्वियस है, मैथ टाइम कंज्यूमिंग ही दिया जाता है डीएसएसबी में, ठीक, क्योंकि एक यही सब्जेक्ट है, अगर आपकी इसमें प्रैक्टिस हो जाएगी तो डेफिनेटली आप जो है अच्छा स्कोर करेंगे, और अगर प्रैक्टिस नहीं है तो इतना टाइम नहीं होता है कि हम जो है इतने देर तक एक ही क्वेश्चन में लगे रहें, फिर आपका पेपर रह जाएगा। तो ये प्रैक्टिस से आएगा, पेपर अभी हो भी नहीं रहा है, पोस्टपोन हो गया है, आप सभी को पता ही होगा, ठीक है। तो जितनी प्रैक्टिस हो सकती है क्वेश्चंस की वो कीजिए, ठीक। तो अभी आप देख सकते हैं 3 ही क्वेश्चन हमसे सॉल्व हुए हैं, ओके, क्योंकि समझाने में फिलहाल अभी टाइम लगता है, अदरवाइज अगर खुद से करना हो तो जल्दी निकल सकता है। तो इन क्वेश्चंस को सीखना भी ज़रूरी है, क्योंकि बिल्कुल ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन, एज से है ये क्वेश्चन। 4 वर्ष पहले अनिल और बंधु की आयु का अनुपात कितना था, 3:4 था। ओके लिख लेते हैं इसको, किसकी है ये, अनिल और बंधु की आयु का अनुपात कितना था, 3:4। लेकिन ये याद रखना आपको, ये 4 साल पहले था, ये कितना था, 4 साल पहले, ये 4 साल पहले की बात हो रही है, ठीक है। अब से 8 वर्ष बाद, अब क्या हो गया, वर्तमान से 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा, 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना रहेगा, 5:6 रहेगा। तो उनकी वर्तमान आयु का योग ज्ञात करें। अब कैसे करेंगे, देखिए इस क्वेश्चन को, देखिए ए और बी रेशो का मतलब होता है 3/4, इसका रेशो का मतलब होता है 5/6। हम 4 साल से शुरू करते हैं, ठीक है, इसको मैंने लिखा 3/4। अब इसने कहा ना 8 वर्ष बाद ये रेशो इतना हो जाएगा, तो 8 वर्ष तो ये हो गए प्रेजेंट से लेकर, और 4 साल ये पहले के, तो टोटल कितने हो गए 12 साल। तो 12 साल लगेंगे ना 4 साल पहले से अगर हम लेंगे, तो दोनों में 12 को ऐड कर दो, और ये अनुपात कितना हो जाएगा 5/6 हो जाएगा। और 3x 4x मानना है आपको, जब भी हम रेशो हटाएंगे तो वैल्यू हमारी क्या हो जाती है, x लग जाता है इनके पीछे, ठीक है। 5x और 5x इसमें लगाने की जरूरत नहीं है, 5/6 लिखा जाएगा इसको, तो बिल्कुल ठीक है ऐसे, ठीक। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसमें अब आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। ये हो जाएगा 18x और 12×6 72, 5×4 20x और 12×5 60। x की वैल्यू एक तरफ कर लीजिए और जो वैसी वैल्यू है उसको एक तरफ। 20 और 18 को हम एक साथ करेंगे तो ये बनेगा 2x, और ये आ जाएगा 72 - 60, कितना बचेगा, देखिए ये आ जाएगा यहाँ से 60 70 72 12, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, 6, हमने x की वैल्यू 6 निकाल ली। अब इसने पूछा उनकी वर्तमान आयु में योग ज्ञात कीजिए। अब ये 4 साल पहले का, ये 8 साल का, पहले ये निकाल लीजिए। 4 साल पहले में निकालेंगे तो उसमें 4 ऐड करना पड़ेगा, और 8 वर्ष बाद का निकालेंगे तो उसमें 8 माइनस करना पड़ेगा वर्तमान निकालने के लिए, ठीक है। तो अब जैसे वैल्यू हमारे पास 3x और 4x थी, इसमें वर्तमान आयु का योग पूछा है, तो पहले a की जो वैल्यू थी अनिल की वो कितनी आ जाएगी, 3×4 12, ठीक है, सॉरी 6 है ना, x की वैल्यू तो 3 × 6 और 4 × 6, ये 18 रहेगा, ये 24 रहेगा। तो योग कितना हो जाएगा, 8 और 4 12, और 1 2 3 और 1 4, 42 जो है, सॉरी कुछ गड़बड़ की हमने, ओके 42 तो तब होगा ना 4 साल पहले का। अब इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, 4 साल इसके ऐड हो जाएंगे और 4 साल इसके ऐड हो जाएंगे, तो 42 और 8 कितना आ जाएगा, 50,
ठीक है, क्योंकि हमें वर्तमान पे पहुंचना है। ये जो योग आया 42, ये तो कितना आया, 4 साल पहले का आया है उन दोनों को की आयु का। ठीक है, तो अब 4 साल वर्तमान में कितना हो जाएगा, दोनों में 4 को हम ऐड करेंगे तो 50 जो है इसका करेक्ट आंसर निकल जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस तरीके से हो जाएगा। तो सिंपल इसमें क्या क्या करना था, 4 वर्ष पहले का बोला है तो 3x और 4x हो जाएगा, और अब 8 वर्ष बाद बोला है तो टोटल हो गए 12 साल। ठीक है, तो 12 साल दोनों में ऐड करेंगे, और ये 8 साल बाद ये जो अनुपात था ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 12 साल बाद कह सकते हैं, 4 साल पहले से अगर हम लेके चलते हैं तो। फिर देन यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करनी थी, 18x, ये 72, ये हो जाएगा 5 चौक 20 और 12 पंजे 60। ठीक है, 2x आ जाएगा 12, x इक्वल टू 6, 6 आ जाएगी। तो यहाँ से दोनों की वैल्यू निकालेंगे, 6 3 18, 6 चौक 24, ये थी 4 साल पहले की। तो वर्तमान में आयु कितनी हो जाएगी, 18 और 4 22 हो जाएगी, और 24 और 4 28 हो जाएगी। दोनों का योग पूछा है तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। राइट आंसर 50 होगा। ठीक है, समझाने के लिए जो है वो थोड़ा बड़े में करके दिखाया था, बट अदरवाइज अगर आपको जल्दी जल्दी करना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं इसको। ठीक है, एक बार समझ आ जाए तो। चलिए अगला जो है पाई चार्ट का है, अध्ययन करना है और प्रश्न का उत्तर देना है। एक शहर में 5 कार्यालय बताए गए हैं, A B C D और E। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको। और कर्मचारियों की कुल संख्या का जो डाटा दिया गया है वो डिग्री में दिया गया है। देखिए 90 डिग्री, 36 डिग्री। तो इस पूरे पाई चार्ट में टोटल कितना डिग्री होता है, सबसे पहले ये याद रखिए 360 डिग्री होता है। कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ठीक है, ओके, चलिए फिर देखते हैं। देखिए सबसे पहला पॉइंट दिया है, कार्यालय बी में कर्मचारियों की संख्या 240 है। 240, तो डिग्री में अगर मैं देखूं तो 36 डिग्री की। तो यहां से मुझे ये पता चल रहा है कि तो जो 36 डिग्री है उसकी वैल्यू 240 है। तो हम 1 डिग्री की वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं ना, 240/36 रहेगी। ठीक है, ये आ जाएगी, 240/36 करेंगे तो ये आ जाएगा ना। तो 1 डिग्री की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 20/3 आ जाएगी। इसको कट करेंगे तो 12 3 36, 12 दूनी 24 और 0। तो यहाँ से मुझे यहाँ से क्या मिल गया, मुझे 1 डिग्री की वैल्यू मिल गई, जो कि मुझे आगे क्या आएगी, काम आएगी। ठीक है, तो बी का काम जो था यहाँ पे क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो इसको कर देते हैं इरेज। तो मुझे 1 डिग्री की वैल्यू जो है यहाँ से मिल गई है। चलिए अगला कह रहा है, कार्यालय ई में पुरुष और महिला कर्मचारियों का अनुपात दे दिया है 6:7। सी में कर्मचारियों के लिए पुरुष और महिला का अनुपात 8:11 है। तो कार्यालय ए में कर्मचारियों की संख्या कार्यालय सी और ई में पुरुष कर्मचारियों की कुल संख्या से कितनी अधिक है। तो अभी हमें कार्यालय ई में से क्या निकालनी पड़ेगी, पुरुष की संख्या जो है क्या करनी पड़ेगी, निकालनी पड़ेगी। ठीक है, यही निकालना पड़ेगा। हमें महिलाओं की संख्या से कोई लेना देना नहीं है, हमें क्या चाहिए, डायरेक्ट पुरुषों की संख्या चाहिए है। ठीक है, तो ई का देख लीजिए, ई का कितना है, 93.6। तो मैं ये कह सकती हूँ ना यहाँ से कि अगर 1 डिग्री की वैल्यू कितनी है, 20/3 है, तो ये डायरेक्ट करने वाली चीजें हैं अभी, लेकिन आपको बता रही हूं मैं। 93.6 की कितनी हो जाएगी, तो 93.6 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्या आएगा, 20/3 गुना 93.6 है। तो इस 6 पॉइंट को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई, तो 0 से 0 जो है मेरा क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। फिर 3 से करेंगे, 3 3 9, 3 एकम 3, दूनी 6, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 3 6, 624 जो है क्या आ जाएगी, ई की टोटल कर्मचारियों की संख्या। लेकिन हमें किसकी चाहिए, पुरुष की चाहिए। तो पुरुष वाला जो रेशो है 6 उसको ऊपर रखेंगे, दोनों का टोटल 13 नीचे रखेंगे, और ये हो जाएगा 624। ठीक है, देन इसको कट कर लेना, 13 चौक 52 और कितना आएगा, 10, 13 8 104। ठीक है, 48 को 6 से करेंगे, 6 8 48, 4 6 चौक 24 और 4 28। तो ई में पुरुषों की संख्या कितनी मिल गई मेरे को, 288 मिल जाएगी। फिर इसी तरीके से सी का निकालेंगे, तो सी की डिग्री अगर आप देखेंगे तो 68.4 है। तो ये क्या हो जाएगा, 20/3 गुना 68.4 करके करेंगे हम, बटे 10 हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 8 24, 228 को 2 से करेंगे, 2 8 16, 1 2 दूनी 4 और 1 5, 2 दूनी 4, 456 निकलेगी। ठीक है, 456। तो फिर से हम इसमें क्या निकालेंगे, पुरुष का पूछा है ना, सी और ई में टोटल का, तो पुरुष का निकालेंगे तो 8 था, 8 ना अनुपात, तो 8 को नीचे ऊपर रखा, 8 और 11 कितने होंगे, 19, और गुना में क्या आ जाएगा, 456 आ जाएगा। देन इसको आपको क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना है। तो 56 को अगर हम डिवाइड करते हैं 19 से, तो ये जाएगा 24 पे। ठीक है, और 24 को अगर मल्टीप्लाई किया जाए 8 से, तो ये आ जाएगा 192।
अब यहाँ पे सी और ई की कुल पूछी थी, तो ई में 288 है पुरुष कर्मचारी, सी में कितने हो जाएंगे, ई में कितने हो जाएंगे, सॉरी सी की ओके, सी में कितने हो जाएंगे 192, देन इनको ऐड करेंगे 8 और 2 10, 9 8 17 और 1 18, 1 2 3 और 1 4, 480 आ जाएंगे टोटल। ठीक है, ए और सी के मिला के कितने आ जाएंगे, 480 आ जाएंगे। अब इसने क्या पूछा है, कार्यालय ए में कर्मचारियों की संख्या, यहाँ पे पुरुष और महिलाएं नहीं कहा है, कार्यालय ए में कर्मचारियों की संख्या बोला है। तो ए की डिग्री कितनी थी 90 डिग्री, 1 डिग्री की वैल्यू मुझे पता है 20/3, गुणा में कर दो 90, 3 3 9 0, ये हो जाएगा 600। ठीक है, फिर इसने पूछा है कुल संख्या से कितनी अधिक है। अब देखिए ए में जो संख्या है वो है 600 और ई और सी में मिला के पुरुष कर्मचारियों की संख्या कितनी है 480 है। अब कितनी अधिक है, अधिक कम के लिए मैंने क्या कहा, सबसे पहले क्या कर लो, माइनस कर लो। ठीक है, तो कितना आएगा 120। ठीक है, अब इसने देखिए नीचे क्या लिखना है, गुना में तो 100 रहेगा। ठीक है, गुना में तो क्या रहेगा 100 रहेगा। एक मिनट, ओके कितनी अधिक है, ओके परसेंटेज का कोई मामला है ही नहीं, तो क्यों डायरेक्ट 1 आ जाएगा, सॉरी डायरेक्ट क्या करना था, माइनस करना था, 120 आ जाएगा। ठीक है, ओके क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज थोड़ी पूछा है, जो हम परसेंटेज निकालने बैठे हैं, इसमें तो डायरेक्ट पूछा है कितनी अधिक है, तो हम क्या करेंगे डायरेक्ट माइनस करेंगे। तो 600 में से 480 को माइनस किया तो कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा इसका 120 होगा। ठीक है, ओके वापस से एक और बार बता देती हूँ। देखिए अभी देखने में बहुत मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन जब अगर आप सीख लेंगे तो बहुत इजी हैं यही चीज़ें। देखिए सबसे पहले डिग्री की वैल्यू याद रखिए 360 डिग्री रहेगी। ठीक है, टोटल जो पाई चार्ट पूरा बना है उसका जो टोटल वैल्यू रहती है वो 360 डिग्री। फिर इसने कह दिया कि कर्मचारियों की संख्या बी में जो है 240 है, लेकिन अगर मैं डिग्री में देखूँ तो 36 डिग्री है, तो मैं ये कह सकती हूँ कि 36 की डिग्री की वैल्यू 240 है। यहाँ से हम 1 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे 240/36, यहाँ से कितना आ गया 20/3 जो है 1 डिग्री की वैल्यू आ गई, उसको मल्टीप्लाई करते जाइए। अब जैसे ए की थी तो 90 × 20/3, कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी, डायरेक्ट यहाँ पे पहुंचे हम ए में कर्मचारियों की संख्या, तो 90 × 20/3 किया, ये आ जाएगा। सी और ई में पुरुष कर्मचारियों की कुल संख्या से पूछ लिया है, तो क्या कर लीजिए पहले जो है टोटल निकाल लीजिए, 93.6 × 20/3 करना था, और सी का क्या करना था 68.4 × 20/3 करना था। फिर यहाँ से जो है टोटल निकल के आता, फिर पुरुष पूछे है तो पुरुष का जो अनुपात है उसको ऊपर रखना है, टोटल वैल्यू को यहाँ पे रखना है, और जो वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी टोटल वो यहाँ पे रखनी थी। सेम इसमें करना था, 8 को ऊपर रखना था, 11 8 19 टोटल जो अनुपात में वैल्यू थी उसको नीचे रखना था, और यहाँ से जो निकल के आती डिग्री से वैल्यू, उस डिग्री वाली वैल्यू को यहाँ पे रखना था। ठीक है, देन यहाँ पे दोनों को ऐड करना था और उसके बाद डिफरेंस लेना था। ठीक, तो क्वेश्चन ऐसे ही मिलेंगे आपको, कुछ ऐसा नहीं है कि आप एक ही लाइन में सॉल्व कर देंगे क्वेश्चंस को। तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, इसमें जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे उतना अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, मैथ में अच्छा स्कोर तो मतलब आपका पेपर में अच्छा स्कोर हो जाएगा, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट्स तो देखो हैं ही, बाकी सब्जेक्ट सभी पढ़ेंगे, रीजनिंग को सब कर लेते हैं। ठीक है, हिंदी इंग्लिश हो जाएगा, और किसी को जीएस पढ़ने का शौक है तो उसका तो जीएस भी निकल जाएगा। बात आती है मैथ पे, मैथ में जिसने जितना जल्दी उस पे को किया और सही क्वेश्चन किए तो ऑब्वियस स्कोर वहाँ से आपका ज़्यादा रहेगा। ठीक है, तो वही चीज़ आपको सीखनी है। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि फिर बहुत बड़ी हो जाएगी वीडियो। ठीक है, चलिए एक और देख लेते हैं। 220 मीटर लंबी एक ट्रेन विपरीत दिशा में चले आ रहे एक व्यक्ति को 15 सेकंड में पार करती है। यदि ट्रेन की चाल व्यक्ति की चाल से 9 गुना अधिक है तो ट्रेन की चाल हमें ज्ञात करनी है यहाँ पे। ओके, देखिए किस तरीके से करेंगे। इसमें डिस्टेंस और टाइम स्पीड, डिस्टेंस का तो फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको ज़रूर। स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब इसमें क्या है, 220 मीटर लंबी एक ट्रेन, अगर ट्रेन की लंबाई दी है तो उसका मतलब क्या होता है, वो डिस्टेंस में ही जाएगा। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 220 आ जाएगा। विपरीत दिशा में चल रहे एक व्यक्ति को, विपरीत दिशा में चल रहे एक व्यक्ति को 15 सेकंड में पार करती है, व्यक्ति को पार करती है।
ठीक है। एक चीज़ आप हमेशा याद रखिए, व्यक्ति को पार करे, खंबे को पार करे, तो उसको क्या किया जाता है, ऐड नहीं किया जाता है। क्या नहीं किया जाता है, उस चीज़ को जो है डिस्टेंस में ऐड नहीं किया जाता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। और उस व्यक्ति को 15 सेकेंड में पार कर रही है तो टाइम कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ठीक है। आगे क्या कह रहा है, यदि ट्रेन की चाल व्यक्ति की चाल से 9 गुना अधिक है, यदि ट्रेन की चाल व्यक्ति की चाल से कितनी है, 9 गुना, तो मैं ये कह सकती हूँ कि 9:1 का है। 9:1 जो है उसमें दिया गया है कि ट्रेन की चाल अगर 9 है, सॉरी, अगर व्यक्ति की चाल 1 है तो ट्रेन की चाल कितनी हो जाएगी, 9 गुनी 9 हो जाएगी। तो ट्रेन की चाल किलोमीटर पर आवर में बतानी है। ठीक है। तो यहाँ पे ये तो किसकी थी, ट्रेन की थी, और ये व्यक्ति की थी। और व्यक्ति का मैंने कहा ऐड किया ही नहीं जाता है, तो सिर्फ ट्रेन की जो स्पीड है उसको हम ले लेंगे। ठीक है। उसको जो है ऐड कर लिया जाएगा। ठीक, तो कितना हो जाएगा, एक मिनट, 220/15 और ये हो जाएगा गुना, वेट, 9/10 हो जाएगा ये। ठीक है। टोटल 10 था और 9 जो है इसमें ट्रेन का हो जाएगा। और अब एक और चीज़ याद रखनी है, 220 देखेंगे और टाइम देखेंगे, ये सारा किस में है, मीटर में है, और हमें जो आंसर चाहिए वो किलोमीटर पर आवर में चाहिए। तो क्या करेंगे, 18/5 से क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 220/15। ठीक है। तो ये हो जाएगा। देन इसको हम कट करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 3 पंजे 15, 3 तिया 9। ठीक है। फिर इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं क्योंकि कुछ और जो है यहाँ पे कट नहीं हो रहा है, तो इनको डायरेक्ट क्या करेंगे, नीचे तो हो जाएगा 25, नीचे 25 आ जाएगा। ऊपर अगर हम करेंगे तो 22, 3 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 66 गुना 18, 1188 आ जाएगा ये। ठीक है। 1188 को हमें 25 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 47.52। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, 48। डायरेक्ट नहीं, वो मतलब आसपास का जो है इसका जो रहेगा वो आ जाएगा, तो 48 यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ओके, चलिए एक और देख लेते हैं। इसमें देखिए क्या है, एक वस्तु का वही फिर से अंकित मूल्य दिया है कितना, वेट, 2500। ओके। जब इसे अंकित मूल्य पर 25% की छूट देकर बेचा जाता है, कितनी छूट दी जा रही है, 25% की छूट दी जा रही है, तो 10% की क्या हो रही है, हानि हो रही है। 10% की क्या हो रही है, हानि हो रही है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 8% बढ़ जाता तो उसी अंकित मूल्य पर कितनी छूट दी जानी चाहिए। देखिए 2500 टोटल हो गया, यहाँ लिख लेते हैं हम, हाँ 2500 टोटल हो गया। ठीक है। पहली छूट कितने की मिली है, 25% की। 25% मतलब 1/4। ठीक है। 1/4 क्या कह सकते हो, अगर कोई चीज़ 4 की थी तो वो कम हो गई, कितने की मिल रही है, 3 की मिल रही है, तो क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। फिर कह रहा है अगर 10 तो कितनी की हानि हो रही है, 10% की हानि। 10% की हानि मतलब 10/100। 10/100 का मतलब क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे, हानि 10 1 9, तो 9 यहाँ आ जाएगा और 10 यहाँ आ जाएगा। 10/9 जो है इस तरीके से ये लिखा जाएगा। ठीक है। क्योंकि इस बार हानि हो रही है तो इस तरीके से हम इसको लिखेंगे, 10/9। ओके। फिर आगे कह रहा है यदि वस्तु का क्रय मूल्य 8% बढ़ जाए, क्रय मूल्य हमेशा कितना होता है, 100% लेते हैं, अगर 8% बढ़ जाए तो कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 108 हो जाएगा। तो अंकित मूल्य पर कितनी छूट दी जानी चाहिए, अंकित मूल्य पर क्या दी जानी चाहिए, नहीं 1 मिनट, कि 10% का क्या हो, उसको लाभ हो जाए, 10% का क्या हो जाए, लाभ हो जाए। ओके। वो प्रॉफिट बाद में देखेंगे। अब 108% था, अब ये 108% है तो मैं इसको क्या लिखूंगी, 100। इस 10% के लाभ को अभी हम छोड़ेंगे, वो लास्ट में देखेंगे। ठीक है। तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगी, 3 3 9 हो जाएगा। और कुछ कट रहा है, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 2 चौक 8 हो जाएगा ये। फिर इसको अगर हम करते हैं मल्टीप्लाई करेंगे इनको, 1 मिनट, 3 से एक मिनट, ये कट रहा है अभी, 2 दूनी 4 और 2 सते 14, 3 निम 27, पूरा ही कट जाएगा। ठीक है। 90 और 25 को की जो है क्या हो जाएगी, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगी।
90 और 25 की करेंगे तो ये रहेगा 2250। यहाँ से मुझे क्या मिल गया, 2250 जो है आ जाएगा। ठीक है, अब इसने ये 10% का लाभ, 10% का प्रॉफिट होना चाहिए, तो कितना हो जाएगा 10% का प्रॉफिट, 10/100, 10 और 1 11, 11/10। ठीक है, 2250 गुना 11/10 हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा। फिर इसको 11 पंजे 55, 5 11 दूनी 22 और 5 27, 2 11 दूनी 22 23 24, 2475। ठीक है, ये 2475 क्या हो जाएगा, यहाँ से सीपी निकल जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, सीपी। अब इसने क्या कहा था, निकालना क्या था हमें, तो अंकित मूल्य पर कितनी छूट दी जानी चाहिए कि 10% का लाभ हो जाए। तो यहाँ से हम डिस्काउंट निकाल लेंगे। अंकित मूल्य कितना था, 2500 था, और हमारा सीपी कितना आ गया, 2475 आ गया। तो ये डिफरेंस अगर मैं लेके चलूँ तो कितना रहेगा, 25 कितना था, 2500 था, सॉरी। तो ये रहेगा 10 में से 5 गए 5, ठीक है, 2 में से 7 जाएंगे 2, 25। हाँ वेट, हाँ 25 रहेगा। ठीक है, सही है, 25 ही रहेगा। ठीक, तो ये हो जाएगा इस तरीके से क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे क्रय मूल्य 8% बढ़ाया गया था ना, उसकी बात हो रही थी। तो जो ये वैल्यू निकलेगी, 10% का लाभ हो रहा है ना, 8% का देने के बाद उसे 10% का लाभ, तो 10% का लाभ अगर हम निकाल के करेंगे तो ये सीपी की वैल्यू आएगी। देन हमको बताना है कि कितनी छूट दी जानी थी। तो इसमें से क्या करेंगे, मार्क्ड प्राइस में से सीपी को क्या कर देंगे, माइनस कर दिया जाएगा। तो 25 जो है इसका राइट आंसर निकल जाएगा। ठीक है, 25 रुपये, रुपये में पूछी थी ना, 25 रुपये, तो रुपये में आ जाएगी। ओके, चलिए। ओके, लास्ट क्वेश्चन है, यदि 8 अंकों की संख्या, 8 अंकों की ये संख्या दे दी है कि, देखिए वेट, 8 अंकों की एक संख्या है 42, फिर यहाँ पे x है 35, 9, y और 2, ये कितने से विभाज्य है, 88 से विभाज्य है। तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य नहीं है। तो ऑब्वियस है, इसके लिए हमें क्या पता होनी चाहिए, डिविजिबिलिटी रूल, डीवी रूल्स जो है इसके लिए पता होने चाहिए आपको। ठीक है, अदरवाइज आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार 6 को पुट करके देखेंगे और एक यहाँ पे पुट करेंगे, एंड देन उसे 88 से डिवाइड करके देखेंगे कि क्या ये पूरा डिवाइड हो रहा है या नहीं, तो मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, जब देखिए बड़ी संख्या है ना, 1 से 11 अगर आपको पता है डिविजिबिलिटी रूल, तो वो सब में अप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, 88 को किस तरीके से बांट सकते हैं हम, 1 से 12 तक की संख्याओं में, 1 से 11 तक की संख्याओं में, 11 और 8 से बांट सकते हैं ना। ठीक है, तो हमें ये देखना है कि मतलब दोनों रूल जो है इस पे अप्लाई होने चाहिए। ठीक, तो वो संख्या 8 से भी डिविजिबल होनी चाहिए और वो 11 से भी। अगर ये पूरी संख्या 11 से भी डिविजिबल है, 8 से भी डिविजिबल है, तो वो 88 से डिविजिबल हो जाएगी। ठीक है, तो इनके लिए 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि जो लास्ट के 3 वर्ड्स हैं, जो 3 नंबर्स हैं, वो क्या होने चाहिए, अगर वो 8 से डिवाइड हैं तो क्या हो जाएगा, वो डिविजिबल होगा। ठीक है, तो रख लेते हैं। देखिए इसमें क्या कहा गया, विकल्प सत्य नहीं है, जो इससे विभाज्य है, तो कौन सा विकल्प सत्य नहीं है बताना है। मींस इसमें क्या है कि 3 विकल्प ऐसे होंगे जो कि 88 से डिविजिबल हैं, और एक ऐसा मिलेगा जो नहीं है डिविजिबल। तो 9/2 ले रखा हमने, तो फर्स्ट ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारी वैल्यू बनेगी 912, सेकंड वाले के अकॉर्डिंग 992, थर्ड वाले के अकॉर्डिंग 962 बनेगी, और फोर्थ वाले के अकॉर्डिंग 952 बनेगी। अब हमें देखना है कि जो 8 से डिविजिबल हो रही हैं तीनों, देखिए ये देखिए इस तरीके से। ठीक, तो सबसे पहले हम जो है 992 को अगर 8 से करेंगे, 912 है, तो ये 114 पे पूरा कट हो जाएगा। फिर इसी को 8 को करेंगे, 8 एकम 8 और 8 दूनी 16। ठीक है, 8 दूनी 16 और 8 चौक 32। ओके, पूरा जा रहा है ये भी। फिर इसको करेंगे 962 को अगर हम करेंगे तो 120.25 आएगा, मीन्स पूरा कट नहीं होगा, डेसिमल में आएगा। और इसको अगर हम करते हैं तो 119 पूरा आएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो 8 का डिविजिबल रूल है वो तीसरे वाले ऑप्शन पे अप्लाई नहीं हो रहा है। तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा कि ये जो संख्या है
ये अगर हम ये वैल्यू लेते हैं x की, उसमें डिविजिबल नहीं होगी, विभाज्य नहीं होगी। ठीक है, तो सिर्फ ऑप्शन से जो है आप निकाल सकते हैं। 11 का रूल क्या कहता है कि जो हमारा अल्टरनेट का जो डिफरेंस होता है वो क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ये जो है 11 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है। तो एक का चेक कर लीजिए, अगर देखो ऐसा होता है कि ये जो चौथी संख्या है वो भी 8 से हो जाती है डिविजिबल, फिर हम 11 का चेक कर सकते थे। ठीक है, फिर हमें 11 का चेक करना पड़ता, लेकिन वो 88 से डिवाइड करने से तो ज़्यादा ही बेटर है। ठीक, तो यहाँ से थर्ड ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर निकल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें देखिए मैंने करवा रखी है, डिविजिबिलिटी रूल वगैरह, लेकिन मैं वापस से जो है क्योंकि हमारा पेपर भी पोस्टपोन हो गया है और आई थिंक जून तक तो आप मान के चलिए, जो टीजीटी के फॉर्म अभी आए हैं, नोटिफिकेशन आउट हुआ है, उसके अकॉर्डिंग जून के आसपास तो आपका पेपर होगा, या अप्रैल मई भी अगर मान के चलते हैं, तो वहाँ पर आप अच्छे से जो है मैथ को प्रिपेयर कीजिए। वीडियोस जल्दी ही जो है मैथ की आपके सामने होंगी, जिसमें हम जो है इस तरीके के सारे क्वेश्चन, डिविजिबिलिटी रूल है, यूनिट डिजिट है, सब कुछ निकालना सीखेंगे। और इससे पहले भी मैंने करवा रखा है, जब हमारा एग्जाम हुआ था 22 या 23 में, उसमें भी जो है मैंने सारे क्वेश्चन भी करवाए हैं, प्रीवियस ईयर भी करवा रखे हैं, और टॉपिक वाइज भी जो है सब कुछ कवर किया हुआ है। तो आप वो भी देखिए, और जो नई सीरीज शुरू होगी उसको भी ज़रूर देखिएगा। ठीक है, जल्दी ही जो है वीडियोस आपके सामने आने लगेंगी। ओके, टॉपिक वाइज पूरा अच्छे से कवर करेंगे मैथ को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।